मिनट के बजाय 30 मिनट का होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला एंड रसमंडप। तो हमारे यहाँ पे अभी तो हम कहाँ पे प्रैक्टिकल्स करते हैं सारे, डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी में। फिर एक नीचे में जो हमारी है टीचिंग फार्मेसी, वहाँ पे और भी कुछ प्रैक्टिकल हमारे होते हैं क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी में। हालांकि वो सिर्फ मैं या जो यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट है वो करते हैं। स्टूडेंट्स को यूजी के लेवल पे वहाँ के प्रैक्टिकल्स नहीं है। तो यहाँ पे रसशाला ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम पारद कर्म और औषधि निर्माण, ये दोनों ही तरह के काम करते हैं। अभी यहाँ पे औषधि निर्माण शब्द से तो आप परिचित है कि दवाई बनाने का काम है ना। स्पेसिफिकली हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो दवाई बनाने का काम है वो कौन सा वाली दवाई, कि जो रस औषधि है, जो पारद में से बनाई जाती है, पारद का उपयोग करके बनाई जाती है, ऐसी औषधि। लेकिन वही काम है उतना नहीं है, उसके अलावा पारद कर्म नाम से भी कुछ प्रोसीजर्स होती है। तो वो पारद कर्म के अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स होती है, उसके कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ, और उन्हीं सभी प्रोसीजर्स को भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पारद जो है उसको हम मानते हैं कि वो अशुद्ध है, तो फिर हम उसको शुद्ध बनाते हैं, यानी कि उसका शोधन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो पारद कर्म के अंदर सबसे पहला आएगा उसका शोधन या फिर प्यूरिफिकेशन। जब वो पारद शुद्ध बन जाता है, उसमें भी अलग अलग स्टेप्स होंगे, जैसे कि सामान्य शोधन, विशेष शोधन यानी कि सिंपल प्यूरिफिकेशन, और स्पेसिफिक प्यूरिफिकेशन। तो वो सब हो जाने के बाद जब पारद या मर्क्यूरी शुद्ध हो जाता है, तो फिर उसमें शुरू होती है प्रोसेसेस उसके संस्कार की। संस्कार की यानी कि उसकी मर्क्यूरी की क्वालिटीज जो होती है वो चेंज करने की। आप शायद फर्स्ट ईयर में ये श्लोक पढ़े होंगे, संस्कारो ही गुणांतर धानम, यानी कि अगर हमें किसी के गुण चेंज करने हैं, गुण वृद्धि करनी है, मतलब कि उसकी क्वालिटीज कुछ बढ़ानी है, इम्प्रूव करनी है, तो उसको हम जो कुछ भी प्रोसीजर करेंगे उसको संस्कार बोलेंगे। ये आम भाषा में भी यही होता है ना। ये बोलते हैं कि पेरेंट्स ने बच्चों को संस्कार दिए हैं, मतलब कि उनकी जो कुछ भी ह्यूमन क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया है। तो पारद के संस्कार करते हैं, मर्क्यूरी की क्वालिटी चेंज करते हैं। एक प्योर मर्क्यूरी जो रहेगा उसमें हमें ऐसी क्वालिटी ऐड करनी है कि जिससे हम उस मर्क्यूरी को कंज्यूम कर सके ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी कि मानव शरीर के अंदर हम उसको लेके जा सके और वो टॉक्सिक ना रहे। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, भारत के 8 संस्कार या फिर 18 या 19 संस्कार करने होंगे। तो वैसे तो 18 या 19 संस्कार बताए गए हैं, और वो सारे के सारे ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं थियरी में। लेकिन प्रैक्टिकली अभी के समय में 8 संस्कार ही किए जाते हैं, 18 या 19 संस्कार किए नहीं जाते। तो ये भारत के सारे संस्कार। और बाद में जो धातुवाद की बात कल बताई थी कि निम्न धातुओं में से उच्च धातुओं को बनाना, जैसे कि टीन में से सिल्वर बनाना या लेड में से गोल्ड बनाना वगैरह, वो सब भी पारद कर्म के अंदर ही आता है। तो वो सारी चीजें भी पारद संस्कार के अंतर्गत ही की जाती है। तो वो सारा पारद कर्म हो गया। वहां पे औषधि बनाने की कोई बात नहीं आएगी, सिर्फ मर्क्यूरी के ऊपर अलग अलग तरह की प्रोसीजर्स की जाएगी। लेकिन जब ये हमारे पास अष्ट संस्कारित 8 संस्कार किए हुए मर्क्यूरी या पारद में मिल जाता है, तो फिर हमारा मेन प्रोसेस शुरू होता है औषधि निर्माण यानी कि दवाई बनाने का काम। तो आज के समय में जहाँ कहीं पे भी जो कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, दवाई बनाने की कंपनीज है, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और वो सिर्फ वनस्पतियों से नहीं लेकिन रस द्रव्यों से, मर्क्यूरी और दूसरे रस द्रव्यों से भी दवाइयां बनाती है, उन सभी को भी हम रसशाला बोल सकते हैं। और वो लोग अपने नाम में भी रसशाला ऐसा लिखते भी है। जैसे कि आप कोई भी एक ऐसी कंपनी ले लीजिए जहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ विभाग होते हैं।
तो वहां पे एक रसशाला नाम का विभाग होता है, जहाँ पे ये मर्क्यूरी को लेके और दूसरे रसद्रव्यों को लेके दवाइयाँ बनाई जाती है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं रसशाला इस शब्द को आज के समय की फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी के साथ या फिर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ। तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी है उसके साथ। अभी आपको यहाँ पे जो ड्रग है, ड्रग शब्द से समझना है मेडिसिन, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी में लेबोरेटरी शब्द आपका पहचाना हुआ है, लेकिन फार्मास्यूटिकल जो है इस शब्द को आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि द्रव्य गुण में भी इसके जैसा ही कुछ शब्द आ जाएगा। फार्मा, फार्मेकोलॉजी या फिर फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स वगैरह वगैरह शब्द आ जाएंगे। तो जहां पे भी स्यूटिकल ये शब्द आता है या फिर स्यूटिक्स ये शब्द आता है, वहां पे आपको ख्याल में रखना है कि वो किसी निर्माण की प्रक्रिया को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को दर्शाता है। फार्मास्यूटिकल यानी कि वो दवाई के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो ऐसी कोई लेबोरेटरी होगी जहाँ पे दवाई का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी, और या फिर पूरी फार्मेसी ही होगी। तो ये जो है रसशाला के बारे में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा कि ऐसी जगह है जहाँ पे मर्क्यूरी की प्रोसेस की जाती है, रस द्रव्यों से दवाइयाँ बनाई जाती है, वो एक रसशाला कही जाएगी। अभी इसके अंदर रसशाला कहाँ पे बनानी चाहिए, कैसी जगह पे रसशाला होनी चाहिए, उसके बारे में रसरत्न समुच्चय ने बताया है। तो ये जो ग्रंथ है जिसके बारे में हमने हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र में पढ़ा था, रसरत्न समुच्चय, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ श्लोक बताए हैं। उसके 6th चैप्टर में 11 और 11.5 नंबर के श्लोक, मतलब कि 12वां श्लोक आधा, और 7वें चैप्टर में भी फिर से एक श्लोक उन्होंने दिया है जो हमें बताता है कि रसशाला कहाँ पे होनी चाहिए, प्लेस ऑफ रसशाला, ऐसी जगह पे रसशाला होनी चाहिए। कोई बोले कि हमारा भाई 12 मंजिला अपार्टमेंट है, उसमें 5वें मंजिले पे रसशाला खोलेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, उन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करके फिर वहां पे हमें रसशाला बनानी चाहिए। तो श्लोक के माध्यम से ही हम समझते जाते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो अभी जो मैं समझाता हूँ उसको अच्छे से याद रखिए। पहला है आतंक रहिते देशे। तो आतंक रहित देश है मतलब क्या, देश मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आतंक ना हो। आतंक यानी हमारा जो कुछ भी काम सही तरीके से हो रहा है उसको डिस्टर्ब करने वाले तत्व वहां पे ना हो। जैसे कि कुछ जगह पे टेररिस्ट होते हैं, कुछ जगह पे कुछ और बुरे लोग होते हैं जो हमारा काम ठीक से करने नहीं देते, वो लोग। लेकिन आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो आप रोग निदान में या काय चिकित्सा में, चरक संहिता में भी पढ़ते हैं कि ये आतंक जो शब्द है वो रोग या व्याधि का पर्याय शब्द है। आतंक, गद, पापमा, रोग, व्याधि ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि जहाँ पे बहुत सारे रोग फैले हुए हो वहां पे हमें ये रसशाला नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वहां पे सभी जीवों में रोग फैले हुए रहते हैं, सिर्फ मनुष्य में नहीं। मनुष्य में, प्राणियों में, वनस्पतियों में भी रोग होते हैं। तो हमारा रॉ मटेरियल भी हमें अच्छा नहीं मिलेगा वहां पे। तो वहां पे किसी भी तरह का, किसी लोगों का डिस्टरबेंस ना हो, या वो जो जगह है वो हेल्दी जगह होनी चाहिए। जहाँ पे हमेशा ही रोग फैले हुए रहते हैं वहां पे हम ये रसशाला नहीं बनाएंगे। फिर है धर्म राज्य मनोरमे। धर्म राज्य मतलब कि हमारा जो कुछ भी बिल्डिंग जहाँ पे होगा या फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे होगा, तो वहां पे जो लोकल बॉडी जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, जैसे कि अगर हम सिटी में बनाते हैं तो फिर हमारे पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। अगर हम सिटी से थोड़ा बाहर गांव में बनाते हैं तो फिर हमारे पास तालुका पंचायत होगी, है ना, जिला पंचायत होगी। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं वो हमारे काम में टांग अड़ा ऐसे वाले लोग नहीं होने चाहिए। धर्म राज्य मतलब कि वहां पे जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो अच्छा होना चाहिए। मनोरम है मतलब कि अच्छी जगह पे, मन को आनंद दे ऐसी जगह को मनोरम है। तो वहां पे हमें बनाना चाहिए, स्मशान के बाजू में, कब्रिस्तान के बाजू में नहीं बनाना चाहिए रसशाला। तो ऐसी बेसिक सी चीजें वहां पे बताई गई है। फिर बाद में बताते हैं उमा माहेश्वरो पे थे समृद्धे नगरे शुभे। जहाँ पे लोग उमा और माहेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो वहां पे वो बनानी चाहिए, है ना।
अगर आप जिनका विश्वास रख के, जिनकी आस्था रख के दवाई बनाने का यूनिट शुरू कर रहे हो और लोग उसका विरोध करने वाले हो, तो उस जगह पे नहीं बनानी चाहिए हमारी रसशाला। समृद्धे नगरे शुभे, मतलब कि जो नगर समृद्ध है, सभी तरीके से समृद्ध, पैसों से समृद्ध, वनस्पतियों से समृद्ध, लोगों के गुणों से समृद्ध। अगर जब ऐसा नगर हो, मतलब कि वहां पे हमें जो भी चीज चाहिए वो अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी की मिल जाए, वनस्पति अच्छी क्वालिटी की मिल जाए, काम करने वाले लोग आज्ञाकारी मिल जाए, तो ऐसी जगह पे, जो शुभ जगह हो, समृद्ध नगर हो, वहां पे ये बनाना चाहिए रसशाला। कर्तव्य साधनम तत्र रसराज्यस्य धीमता, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे कर्तव्य साधनम, हमें काम करने में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो सभी भी हमें वहां पे मिलने चाहिए। हमने लद्दाख में जाके रसशाला बना दी तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलेंगे, हमें इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे। कच्छ के रण में बना दी तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट कहाँ से मिलेंगे? तो ऐसी जगह पे नहीं बनानी चाहिए, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स का सप्लाई हो अच्छा, वहां पे हम रसशाला बनाएंगे। फिर आगे दूसरा श्लोक है, रसशालाम प्रकुर्वित सर्व बाधा विवर्जिते, ऐसी जगह पे रसशाला बनाएंगे जहाँ पे सर्व बाधा विवर्जित, किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, मतलब कि छोटी मोटी जो अड़चन में आती है, जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, वो ना हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहे रोज बरोज, वैसी जगह पे रसशाला नहीं बनानी चाहिए। सर्व औषधि मये देशे, ऐसा देश मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पे सर्व औषधि, हमें जितनी भी औषधि चाहिए वो सभी औषधि मिलती हो वहां पे। अगर हमें सप्लाई मिलता हो, अगर हमारे लोकल आसपास में ही वनस्पतियां उगी हुई हो तो बहुत ही बढ़िया है, अगर हम खुद से कल्टीवेशन करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर ऐसा कुछ ना हो तो भी आसपास के जगहों में से, आसपास के गांवों में से, आसपास के सिटी में से हमें औषधियों का सप्लाई मिलता रहना चाहिए हमारे रॉ मटेरियल के लिए। अगर हमारे रॉ मटेरियल में जो हमें वनस्पति चाहिए, जो मेटल्स चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, अगर वो नहीं मिलेंगे तो फिर हम हमारा काम नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका सप्लाई सही तरीके से होता रहे, ऐसी जगह पे ही हमें रसशाला बनानी चाहिए। रम्य कूप समन्विते, रम्य मतलब अच्छी जगह पे, कूप समन्विते मतलब कुएं के बाजू में। तो अभी हर बार कुआं होना ही जरूरी नहीं है, लेकिन वाटर सप्लाई अच्छे से होना चाहिए। पानी का जो सप्लाई है, कुएं में से हम क्या निकालते हैं? पानी निकालते हैं। तो जहाँ कहीं भी अभी के समय में कुआं होना जरूरी नहीं, लेकिन हमारे पास या तो बोरवेल हो या तो म्यूनिसिपल वाटर हो या किसी भी तरह से, लेकिन हमारा वाटर सप्लाई अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकती। अगर हमें कुछ उबालना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, अगर हमें कुछ पानी से धोना साफ करना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, बेसिक सी चीजों में पानी की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें कूप समन्वित, यानी कि जहाँ कहीं पे भी वाटर सप्लाई अच्छे से मिल जाए, उस जगह पे रसशाला होनी चाहिए। तो ये दो श्लोक में कुछ रस रत्न समुच्चय ने बताया है। फिर आप रस तरंगिणी ये ग्रंथ खोलेंगे तो उसके अंदर भी कुछ एक अलग श्लोक मिलेंगे आपको, तो वो मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन उसमें भी यही सारे क्राइटेरिया, मतलब बेसिक से क्राइटेरिया होंगे कि हमारी जो कुछ भी प्रोसेस करनी है, हमें वहां पे पारद कर्म करना है या औषधि निर्माण करना है, तो उसके लिए वहां पे जो कुछ भी हमारे रिक्वायरमेंट है, हमारे रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट, हमारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट, वो सभी फुलफिल हो। हमारे जो कुछ भी डेली काम होते हैं, वर्क होते हैं रसशाला के अंदर, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसे लोग वहां पे ना रहते हो, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे ना हो, ऐसी सभी जगहों पे ये बेसिक सी चीजें सोच के हम उस जगह को तय करना चाहिए, उस जगह पे रसशाला बनवानी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, बिल्डिंग ऑफ रसशाला। फिर जो रसशाला का जो बिल्डिंग होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे भी रसरत्न समुच्चय का ही रेफरेंस लिया है हमने। तो आप रसरत्न समुच्चय ये बुक खोलिए और उसमें देखिए और भी क्या क्या दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे अभी पहले देखते हैं, अत्यंतो पवने रम्ये चतुद्वारो उपशोभिते, मतलब कि जहाँ पे अच्छे से हवा या पवन आता हो,
अगर ऐसा कोई बंद बंद जगह पे हम रसशाला बनाएंगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे हमें वनस्पति को या हमारी जो कुछ भी इन प्रोसेस औषधियां है उनको सुखाना होता है, तो वो नहीं हो पाएगा। हाँ, वैसे आज के समय में इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। हम एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं जिसका नाम होता है ड्रायर। तो वहां पे ड्रायर के अंदर डाल के सब हम चीजें सुखा देते हैं। तो आज के समय में ये प्रोविजन है कि हम बंद कमरे के अंदर भी कोई भी चीज को इन प्रोसेस जो हमारी औषधि है उसको सुखा सकते हैं। तो हॉट एयर ड्रायर या एयर ड्रायर वगैरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, वो भी हम देखेंगे, उसके बारे में भी सीखेंगे। लेकिन जब ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे तो वहां पे क्या जरूरी था? हवा आना या पवन आना जरूरी था। चतुर्द्वारों उपशोभित यानी कि चारों तरफ से, सभी तरफ से वहां पे अच्छी हवा आनी चाहिए और चारों दिशाओं में एक एक दरवाजे या द्वार होने चाहिए। फिर आगे है तत्र शाला प्रकर्तव्या सुविस्तरण मनोरमा। तो ऐसी शाला जो है वहां पे हमें सबसे पहले जरूरी है सुविस्तरणा, यानी कि उसका विस्तार जो है वो बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि 2 रूम के अंदर पूरी रसशाला बन गई। वहां पे जितने भी रूम, जितने भी सेक्शन बनाने जरूरी है उतनी उतना मिनिमम एरिया होना चाहिए। और आज के समय में भी यही चीज लागू होती है। जब हम एक फार्मेसी का लाइसेंस लेने जाते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का, जीएमपी का लाइसेंस लेने जाते हैं, तो वहां पे वो लोग देखते हैं कि अगर आपको चूर्ण बनाना है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड अलग कमरा चाहिए जिसकी साइज मिनिमम 100 स्क्वायर फुट चाहिए। फिर उसी तरह से दूसरी प्रोसेस के लिए दूसरे 200 स्क्वायर फुट चाहिए। तो ऐसे मिला के कुल मिला के मिनिमम 1200 स्क्वायर फीट का जगह हमें चाहिए। उतना मिनिमम एरिया होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। फिर आगे फिर से लिखते हैं सम्यक वातायनोपेता। सम्यक वातायन, अभी वातायन मतलब क्या है? खिड़की। वातायन मतलब जहां ऐसा कोई अयन जहां से वात या वायु आ सके। तो अच्छी तरीके से पवन तो आ रहा है लेकिन अंदर हम कमरे भी बहुत सारे बनाएंगे, तो वहां पे विंडोज होनी चाहिए, खिड़की होनी चाहिए। अगर दरवाजे बड़े बड़े हैं, खिड़की बड़ी है जहां से पवन आता है, ऐसा ही बिल्डिंग हमारा होना चाहिए। दरवाजों की साइज के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं यहाँ पे कि ये दरवाजे इतने बड़े होने चाहिए। जो मेन डोर है फार्मेसी के अंदर, एंट्रेंस के जो दरवाजे है, एक है, दो है, ज्यादा है, वो इतने बड़े होने चाहिए कि जहाँ पे जो रॉ मटेरियल लेके आ रहा है वो वाहन, जैसे कि ट्रैक्टर हो या ट्रक हो, तो वो पूरा का पूरा अंदर आ जाए। ऐसा ना हो कि ट्रक भर के पूरा औषधि आया है, ट्रैक्टर भर के पूरा औषधि आया है, उसको हमें कहीं और दूर खड़ा रखना पड़े तो हमारे दरवाजे के अंदर, रसशाला के अंदर वो नहीं आ जाएगा, और फिर वहां से एक चीज उठा के लेके आनी पड़े। ऐसा नहीं, लेकिन जो मेन एंट्रेंस है, जो गेट है, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके अंदर से ट्रैक्टर या ट्रक भी आ जाएगा हमारा रॉ मटेरियल लेके। अगर हमारा कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा तो वो लेके। ये सब चीजें आप देखेंगे जब हम फार्मेसी की विजिट के लिए जाएंगे अलग अलग फार्मेसी में, तो वहां पे ये सभी चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे, उन्होंने इसी तरह से बिल्डिंग बनाया रहता है। फिर आगे है दिव्य चित्रई विचित्रिता, यानी कि वहां पे अच्छे चित्र लगे हुए होने चाहिए। दीवारों पे अच्छे चित्र लगे हुए होने चाहिए। तो किसके चित्र लगे हुए होने चाहिए? आगे लिखा है यक्ष, त्रयक्ष, सहस्राक्ष, दिग्विभागे। तो यक्ष क्या है? त्रक्ष्य का है। सहस्त्राक्ष क्या है? तो यक्ष जो है वो अलग अलग तरह के काफी देवता होते हैं, या देवता के जैसे ही, जैसे नर, वानर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, ऐसी बहुत सारी प्रजाति होती है। तो उसमें से यक्ष जो है उनके चित्र वहां पे विचित्रित होने चाहिए। तो पहले के समय में तो कलर प्रिंटिंग वगैरह होता नहीं था। तो पहले के समय में ऐसा कलर प्रिंटिंग वगैरह होता नहीं था कि पोस्टर प्रिंट करके वहां पे लगा दिया। तो वहां पे क्या करते थे? पेंटिंग करते थे, विचित्रित यानी कि चित्रण वहां पे किया करते थे। तो अभी के समय में हम क्या कर सकते हैं? प्रिंट करवा के बड़े बड़े पोस्टर लगवा सकते हैं यक्ष के। जैसे कि कुछ फेमस यक्ष के नाम मैं आपको बताऊं तो उसमें से एक है शिव, दूसरे है कुबेर, और ऐसे भी बहुत सारे यक्ष मिल जाएंगे आपको। यक्ष, फिर त्र्यक्ष। त्रियक्ष मतलब त्रिअक्ष वाला, 3 आंखों वाला कौन है? भगवान शिव। तो उनका बाद में सहस्त्राक्ष, 1000 आंखों वाला कौन है? तो ये उपनाम यूज होता है इंद्र के लिए।
तो जो इंद्र है मतलब कि देवलोक का राजा। तो इस तरह से जिस किसी में भी हमारी आस्था होती है वो सभी उनके वहां पे चित्र जो है या पोस्टर जो है पेंटिंग जो है वो होनी चाहिए। तो हम तो अभी के समय में क्या करते हैं, यक्षत्रक्ष सहस्त्राक्ष के पेंटिंग तो उतने नहीं लगाते। हाँ, भगवान शिव का लगाते हैं क्योंकि माहेश्वर जो है वर्ष शास्त्र के उत्पत्ति की है उन्होंने। लेकिन हम क्या करते हैं, नागार्जुन के पेंटिंग लगाते हैं जो हमारे ऋषि शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे उनके, जैसे कि यशोधर है, नागार्जुन है, जो ऋषि शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनके पोस्टर्स हम लगाते हैं यहाँ पे। तो सभी दिशाओं में इस तरह से इनके चित्रण होने चाहिए, सुशोभन है उनको अच्छे से सुशोभन भी किया होना चाहिए। बाद में नाना उपकरणों पेताम प्राकारेण सुशोभितम। तो उसके साथ साथ बहुत सा नाना, नाना यानी कि अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट यानी कि नाना। उपकरणों पेताम, उपकरणों यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, जो कुछ भी हमें जरूरी पड़ती है, छोटे छोटे मशीन इक्विपमेंट या बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट भी, जो कुछ भी मशीन से हमें जरूरत पड़ेगी वहां पे, वो सभी बिल्डिंग के अंदर होने चाहिए। जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे हमारी टीचिंग फार्मेसी में कॉलेज में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है। अभी उसका नाम है पल्वराइजर, है ना। पल्वराइजर मतलब क्या करता है वो, कि जो औषधि के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए है उसमें से वो पाउडर बना देता है। तो पाउडर मेकिंग, चूर्ण बनाने का वो मशीन है। तो उसके समय में भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मशीन जो है वो फोल्डिंग तो है नहीं, एक बार पूरा पूरा बना के लाए हैं। तो वो मशीन हमारे बिल्डिंग के अंदर आ जाए। एटलीस्ट हमारा दरवाजा उतना बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 6 फीट 7 फीट चौड़ा दरवाजा होना चाहिए। तो वही सारी चीजें यहाँ पे हम जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में ख्याल रखते हैं वही चीजें यहाँ पे बताई गई है। फिर आगे देखते हैं, प्लान ऑफ रक्षशाला। तो रक्षशाला जो है, अभी ये बिल्डिंग कैसा होना चाहिए वो तो हमने देख लिया बेसिक, लेकिन उसका पूरा प्लान कि रक्षशाला में कौन सी जगह पे क्या होना चाहिए, है ना। तो ये तो काफी लंबा है, श्लोक तो लंबा है ही, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन भी काफी लंबा है कि पूर्व दिशा में क्या होना चाहिए, पश्चिम दिशा में क्या होना चाहिए, दक्षिण उत्तर में क्या होना चाहिए, नैऋत्य दिशा में, वायव्य दिशा में क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह सारी चीजें हम देखेंगे, इस श्लोक का मतलब भी समझेंगे। और ये जो प्लान ऑफ रक्षशाला है वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग कर्म बताए गए हैं, पाषाण कर्म, अग्नि कर्म, शस्त्र कर्म, पालन कर्म, शोषण कर्म, है ना। तो उसका हमने यहाँ पे मॉडर्न कोरिलेशन भी लिखा हुआ है। तो वो क्या क्या है, वो उसी दिशा में क्यों करना चाहिए, और ये पूरा ही याद कैसे रखना, ये एक आपकी थियरी के बेसिस पे 10 मार्क का क्वेश्चन होता है। अभी आपके जस्ट सीनियर को भी ये पूछा गया था। तो ये तो आपको सीखना है, लेकिन इससे पहले आप आज ये एक देख लीजिए, डायरेक्शंस के नाम, है ना। तो जो डायरेक्शन है, आपको वैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी को पता रहता है ना। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाकी की 4 दिशाओं के नाम भी पता होंगे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, है ना? तो इंग्लिश में ये पता ही होंगे सभी को, उसी तरह से संस्कृत में या हिंदी में भी पता रहेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बाद में अभी ये ईशान आग्नेय नैऋत्य है ना। तो कौन से कोने में कौन सी दिशा है, ये आज आप याद कर लीजिए। जैसे कि समझ लीजिए आप भारत देश के नक्शे को यहाँ पे रख के चलिए, तो आपको बहुत ही इजीली याद रह जाएगा यहाँ पे। जैसे कि वायव्य दिशा है तो वो कैसे चलेगी, पाकिस्तान के साइड में। नैऋत्य दिशा है तो वो अरब सागर के साइड में। आग्नेय दिशा है तो वो बंगाल की खाड़ी के साइड में। ईशान्य दिशा है तो वो हमारे जो सभी स्टेट है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश या फिर अ, भूटान और नेपाल देश है, उस साइड में आ जाएगी। तो ऐसे भारत के नक्शे को सामने रख के आप इजीली याद रख सकते हैं इन सभी दिशाओं को। और वायव्य, ईशान्य, नैऋत्य, आग्नेय, इन दिशाओं को अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, क्योंकि इसका उपयोग करना है हमें इस श्लोक के अंदर। तो इस श्लोक के अंदर हमें वहां पे देखना है कि यहाँ पे लिखा है नैऋत्य शस्त्र कर्मणि, है ना। तो नैऋत्य दिशा कौन सी है, वहां पे शस्त्र कर्म करना है। तो यहाँ पे है, लिखा है कि ये जो साउथ ईस्ट है या जो नैऋत्य है, तो वहां पे हम शस्त्र कर्म या कटिंग एंड स्लाइसिंग का प्रोसीजर करते हैं। तो ये सभी दिशाओं के नाम आप आज बाय हेड कर लीजिए। और कल जो है हम ये प्लान ऑफ रक्षशाला देखेंगे।
और इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होते हैं वो कल देखेंगे। तो आज हमने ये शुरू किया है टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला एंड रसमंडप। तो उसके अंदर हमने आज देखा उसका इंट्रोडक्शन, वहां पे क्या क्या कर्म करने होते हैं, पारद कर्म, औषधि निर्माण, उसको मॉडर्न में कैसे कोरिलेट किया जा सकता है, फिर उसका प्लेस, उसका बिल्डिंग और उसका प्लान। प्लान हमने बस थोड़ा सा देखा है, पूरा का पूरा कल देखेंगे प्लान। और बाद में यहाँ पे जो लिखा हुआ है नाना उपकरणों पेताम, है ना, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, तो वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन बेसिक 20 25 30 इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम आज, सॉरी आज नहीं कल देखेंगे। तो आज यहाँ पर हम रखते हैं, इतना रखते हैं। आप सभी अपनी अटेंडेंस जो है चैट में दे दीजिए। और रसशाला के बारे में आज जितना पढ़ाया है उतना आप एक बार बुक में से पढ़ के रिवाइज कर लीजिए, ताकि कल हम जो है यहाँ पे प्लेस ऑफ रसशाला, बिल्डिंग ऑफ रसशाला, उसमें ज्यादा समय ना गवाए रिवीजन में, और डायरेक्टली प्लान से हम शुरू करेंगे। हो सके तो आप ये जो प्लान ऑफ रसशाला है इसी के जैसा, मैंने तो थोड़ा कलर दिया है, या इसी के जैसा आपको बुक में भी मिलेगा, तो वो भी आप थोड़ा देख लीजिए। फिर हम हर एक दिशा के बारे में क्या क्या है वो सब देखेंगे कि हर एक दिशा में क्या क्या काम करना चाहिए। तो आज यहाँ तक रखते हैं। अगर आपने अटेंडेंस दे दी है तो आप इस क्लास को लीव कर सकते हैं।